हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर की श्रृंखला चलाई जा रही है और हमारा ये जो करंट अफेयर है ये बिहार शिक्षक भर्ती जो 2023 की वैकेंसी है इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग मेन टारगेट करके चल रहे हैं। इसके अलावा बिहार 69th बीपीएससी और बिहार दरोगा, इसके अलावा बिहार में जितना भी एग्जाम मतलब आयोजित होगा और उसमें बिहार स्पेशल पूछा जाएगा तो हमारा करंट का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हमारा जो ये करंट है ये मतलब हम लोग कुछ मैगजीन से रेडी करते हैं और सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं लोग पेपर पे। तो आपको 6 अखबारों का निचोड़ मिलेगा एक साथ, ठीक है। 6 अखबारों का निचोड़ एक साथ मिलेगा। हम लोग न्यूज़पेपर से ही ज़्यादा से ज़्यादा करंट कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये है बिहार करंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित है। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे देखिए हम लोग चला रहे हैं लोग जिलावार करंट। जब हम लोग जिलावार करंट चला रहे हैं तो उसमें हम लोग ऑलमोस्ट 8 या 9 जिला तो अप्रॉक्स कर ही लिए हैं। इसके अलावा आज बारी है नालंदा की और ये हम लोग का जो सीरीज़ है ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। जिस ज़िले में जो करंट बनेगा हम लोग आपके लिए हमेशा लाएंगे, ठीक है। देखिए आज नालंदा को देखते हैं कि नालंदा में हाल फिलहाल में क्या घटना घटी है। तो नालंदा की बात करें तो नालंदा में देखिए नालंदा डेयरी CAS मार्क, ठीक है, CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है, ठीक है। CAS मार्क पूछेगा तो CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी कौन बन गई है? नालंदा डेयरी। उसके बाद देखिए राजगीर के नीमा गांव में, कहाँ? राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? फिल्म सिटी बनाया जाएगा। उसके बाद देखिए नेचर सफारी, ठीक है, नेचर सफारी, पहला जू सफारी। उसके अलावा रोपवे राजगीर में शुरू किया जाएगा, ठीक है, रोपवे राजगीर में शुरू किया जाएगा। भारत का दूसरा वो पूर्वोत्तर का पहला ग्लास ब्रिज तो बना था तो बहुत मतलब क्या सुर्खियों में था। तो ये राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में है। ये नालंदा में ही पड़ता है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय, ये तो हम लोग का कल का क्वेश्चन ही था, ये उसको भी ऐड कर दिया ताकि रिवीजन हो जाए। उसके बाद देखिए दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थित है। और बोल देगा कि विश्व की सबसे बड़ी मतलब होता है ना साइज में बड़ी बुद्ध प्रतिमा कहाँ बनेगी, तो वो गया में बनेगी। उसके बाद पूछ देगा कि बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा, तो वो हो जाएगा बोध गया। और दूसरी बड़ी हो जाएगी वो भी बिहार में है, राजगीर के घोड़ा कटोरा में। आगे देखिए राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था की स्थापना की जाएगी, ठीक है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था की स्थापना की जाएगी। तो ये करंट बनता है हम लोग का नालंदा जिला से। अगर इसमें भी कुछ अगर ऐड होता है, अगर आने वाले दिन में कुछ होता है तो जब हम लोग जिला को ऐसे हम लोग का 38 जिला जब कंप्लीट हो जाएगा फिर से हम लोग जब जिला को रिपीट करेंगे तो इसमें हम लोग और करंट ऐड कर देंगे। अच्छा देखिए आज हम लोग लाए हैं, जैसे नालंदा की बात हो रही है, ठीक है, तो नालंदा की जब बात हो रही है तो हम लोग आज मैप लाए हैं। ये है बिहार का मैप। क्या है? बिहार का मैप है। और बिहार में 9 प्रमंडल है। प्रमंडल तो आप लोगों को पता है। और नालंदा आता है पटना प्रमंडल के अंतर्गत, ठीक है। और पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन जिला आता है आप रटिएगा। 9 प्रमंडल में तो कन्फ्यूजन बहुत होता है क्योंकि सब आस पास है, कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको मैप से याद कीजिए। अब मैप की बात करें तो देखिए ये है कैमूर। क्या है? ये है कैमूर, यहाँ के लिख देते हैं। और ये है रोहतास, ये हो गया रोहतास। ये हो गया बक्सर। क्या हो गया? बक्सर। ये हो गया बक्सर। बक्सर के बाद देखिए ये हो गया भोजपुर, ठीक है, भोजपुर हो गया। ये हो गया भोजपुर। और ये हो गया पटना, ठीक है, ये हो गया पटना, इतना हो गया पटना। और ये हो गया आपका नालंदा, ठीक है, ये हो गया नालंदा। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो 6 जिला है जो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है और नालंदा भी पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो मैप से याद कीजिए और जो जो हम लोग जिला कराएंगे ना हम उसका मैप जरूर लाएंगे। और आगे से आप लोग को प्रमंडल भी बताया जाएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है प्रमंडल को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब हम लोग का पहला क्वेश्चन आज का देखिए, बिहार के कितने स्वास्थ्य संस्थाओं में दीदी की रसोई योजना शुरू की गई? दीदी की रसोई शुरू की गई है। तो दीदी की रसोई एक योजना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अस्पताल में अपनी सेवा दे रही है। तो इस अस्पताल में इसमें क्या होता है कि भोजन बनाया जाता है, ठीक है। जो जीविका दीदियां हैं तो जीविका दीदी लोग के द्वारा भोजन बनाया जाता है। तो पूछ रहे कितने अस्पताल में? तो अस्पताल है 69, ठीक है, 69 अस्पताल में दीदी की रसोई शुरू की जा रही है। इस क्वेश्चन के डिस्कशन की बात करें तो देखिए दीदी की रसोई योजना की शुरुआत 2018 में वैशाली से हुई थी। 2018 में वैशाली के अस्पताल से हुई थी, ठीक है, वैशाली के अस्पताल से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत दीदी की रसोई बिहार के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीज और उनके परिजनों के लिए भोजन मुहैया कराती है, ठीक है।
अस्पताल में भोजन मुहैया कराती है मरीज और उनके परिजनों के लिए। और आज दीदी की रसोइया बैंक में, अस्पताल में, सरकारी संस्थाओं में भी चल रही है। ठीक है, सरकारी संस्थाओं में चल रही है और प्राइवेट संस्था में भी चल रही है। अच्छा, ये दीदी की रसोई में मतलब हाल फिलहाल का करंट था कि दीदी की रसोई तो भोजन तो बनाती हैं, इसके अलावा मतलब सरकारी अस्पताल में जो मरीजों का पहनने वाला कपड़ा होता है ना, वो भी मतलब जीविका दीदियों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो ये मतलब लेटेस्ट का है, तो ये भी लिख दिया इसमें कि सरकारी संस्था अस्पताल में मरीजों का कपड़ा बनाने का कार्य भी इन्हीं को दिया गया है। किनको? जीविका दीदी को, जीविका दीदी को। ठीक है, जीविका दीदी को, जीविका दीदी को। ठीक है, तो ये मतलब हाल ही का करंट था, तो याद रखिएगा। आगे देखिए। अच्छा, बिहार सरकार द्वारा कुछ ऐप मतलब जारी किया गया है। ठीक है, तो उस ऐप को देखेंगे, ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कितना होगा? 15 कम से कम होगा, और डेली एक बार में मतलब याद कीजिए ना तो उतना डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, वोमिटिंग हो जाएगा। इसलिए हम लोग हर वीडियो में हल्का हल्का कुछ ला रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा डोज लीजिए कि सब डाइजेस्ट हो जाए। देखिए, पहला है IHIP। ठीक है, IHIP पोर्टल। IHIP पोर्टल है तो ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। कौन विभाग? स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किया गया है तो इसका लॉन्चिंग तो हुआ है, लेकिन इसमें पूछेगा कि ये IHIP पोर्टल है क्या, तो इसमें 33 तरह की बीमारियों का ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाएगा। ठीक है, 33 तरह की बीमारियों का मॉनिटरिंग किया जाएगा। 33 तरह की बीमारियाँ, कितनी तरह की? 33 बीमारियों का। ठीक है, 33 बीमारियों का मॉनिटरिंग किया जाएगा IHIP पोर्टल में। उसके बाद देखिए फिलो पोर्टल। फिलो पोर्टल की बात करें तो ये शिक्षा विभाग के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? शिक्षा विभाग। इसमें पता है क्या होगा? इसमें जो होगा ना कि 9 से 12 तक जो छात्र छात्राएं हैं, 9th से लेकर 12th तक जो छात्र छात्राएं हैं, उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। क्या किया जाएगा? मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा 9 से 12। ठीक है, 9 से 12 छात्र छात्राओं को। ठीक है, छात्र छात्राओं को मुफ्त में शिक्षा मुहैया कराई जाएगी उसके लिए। अच्छा देखिए, वंडर ऐप की बात करें तो वंडर ऐप संबंधित है मतलब गर्भवती महिलाओं से, और ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लाया गया है। ठीक है, ये भी स्वास्थ्य विभाग है, ये भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लाया गया है। ठीक है, ये भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ लाया गया है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लाया गया। और इसमें ये होगा, इस ऐप के तहत जो गर्भवती महिला हैं उनकी देखभाल में और इनको जो चिकित्सा परामर्श होता है ना, इस ऐप के तहत दिया जाएगा। और बात हो रही है गर्भवती महिलाओं की, तो हाल फिलहाल का करंट हम कराए हैं अपने सेशन में, लेकिन फिर से रिपीट कर देना कि ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि हाल फिलहाल का करंट है कि पूछ देगा कि गर्भवती महिलाओं के संस्थागत जो डिलीवरी होता है ना, जो संस्था में डिलीवरी होता है, घर पे नहीं होता है, उस मामले में बिहार का कौन सा जिला मतलब शीर्ष पे, या कौन सा जिले में सबसे ज़्यादा संस्थागत प्रसव होता है, तो वो है मुंगेर। ठीक है, वो मुंगेर है। संस्थागत प्रसव के मामले में, संस्थागत डिलीवरी के मामले पूछ देगा कि गर्भवती महिलाओं की क्या बोलते हैं, जो देख रेख है। ठीक है, देखभाल के मामले में या कहाँ गर्भवती महिलाओं का सबसे ज़्यादा केयर किया जाता है या देख रेख किया जाता है, तो वो है पटना जिला। अच्छा देखिए, लास्ट में एक है हायरिंग ऐप लाया गया सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। और इसमें देखिए, इसमें है कि नाम से ही मतलब स्पष्ट है कि हायरिंग है, तो हायर करना ही हुआ। हायर मतलब क्या? लोन पे लेना हुआ। तो जो कृषि उपकरण है ना, तो कृषि उपकरण जो लघु किसान है मतलब छोटे किसान है, वो ज़्यादा महंगा जो उपकरण हो गया उसको नहीं खरीद सकते हैं, तो हायरिंग ऐप के तहत ही उसको आपको लोन पे मिलेगा। वो आपको लोन पे मिल जाएगा और आप उसको यूज करके जितना उसका घंटे के हिसाब से जितना पेमेंट हुआ आप उसको कर सकते हैं। जस्ट एज एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जैसे दवा का जो छिड़काव होता है वो खेत में होता है तो स्किन पे पड़ता है, या हवा के द्वारा भी हमारी स्किन पे आ जाता है तो बीमारियां हो जाती है, और फसल का भी नुकसान होता है अगर खेत में हम लोग मतलब घूम फिर के अगर उसको दवा का छिड़काव करते हैं। तो आजकल बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ड्रोन को। तो ड्रोन में है कि पानी और दवा भर के, और ड्रोन के हिसाब से मतलब ड्रोन से आपका दवा का छिड़काव हो जाएगा मतलब खेत में। लेकिन वही है कि ड्रोन बहुत कॉस्टली है, 4 लाख 5 लाख का है। तो जो छोटे तबके के किसान होंगे जिनकी कम भूमि होगी वो लेने का तो कोई मतलब बनता है नहीं। तो इसी ऐप हायरिंग ऐप के तहत आप उसको क्या करते हैं कि भाड़े पे ले सकते हैं। समझ गए? ये तो पूरा क्लियर है। उसके बाद देखिए,
आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, बिहार पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता में बिहार के किस फोटोग्राफर को तीसरा स्थान मिला है? तो बिहार सरकार के द्वारा ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता हुई है, इसमें पूछ रहा है कि बिहार के किस फोटोग्राफर को तीसरा स्थान मिला है? तो उनका नाम है शिवानी। ठीक है, उनका नाम है शिवानी। तो बिहार सरकार के द्वारा आजकल जो ऑनलाइन जो माध्यम है ना, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। बिहार भी आधुनिकीकरण के रेस में आगे आ रहा है। तो देखिए, वो तो ऑनलाइन वाला था, और ये एक जो फोटोग्राफी प्रतियोगिता हुई थी ये भी करंट बना था। तो देखिए, 1 फरवरी से 16 फरवरी 2023 तक बिहार पर्यटन के द्वारा फोटोग्राफी प्रतियोगिता हुई थी। इसमें प्रथम पुरस्कार था 50,000 रुपया, ठीक है, जिसमें 25,000 आपको नगद मिलेगा, 25,000 आपको मिलेगा यात्रा के लिए। द्वितीय पुरस्कार था 15,000 नगद था, 15,000 मिल जाएगा आपको ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है, यात्रा वाउचर 30,000 हो गया। और जो तृतीय पुरस्कार था उसमें था 20,000, 10,000 आपको नगद मिल जाएगा और 10,000 मिल जाएगा यात्रा वाउचर के लिए, ठीक है। ये पर्यटन विभाग के द्वारा था। तो इसमें देखिए, पश्चिम बंगाल के शैकत कुमार बरुई को गया के महाबोधि मंदिर की तस्वीर को प्रथम स्थान मिला है, ठीक है, प्रथम स्थान इनको मिला। जबकि फल्गु नदी बोध गया में ही बहती है, ठीक है, इसी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका पुराना नाम निरंजना नदी है। तो फल्गु नदी की तस्वीर के लिए पश्चिम बंगाल के प्रत्याशी वरुण कुमार दत्ता को द्वितीय पुरस्कार मिला है, ठीक है, द्वितीय पुरस्कार मिला है। बात करें बिहार के पर्यटन मंत्री, तो बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव ही है, उप मुख्यमंत्री भी है, ठीक है, उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री बिहार के तेजस्वी यादव। और भारत के पर्यटन मंत्री की बात करें तो उनका नाम है भूपेंद्र यादव, ठीक है, भारत के पर्यटन मंत्री है भूपेंद्र यादव। आगे आएंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए, बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम हैं। देखिए, अगर हम लोग हर क्वेश्चन से चाहे जगह रिलेट करके कुछ ना कुछ लाना तो वो नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम हर क्वेश्चन के पीछे है ना 4 या 5 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ ज़्यादा है तो हल्का हल्का डाल दिए हैं ताकि डेली रिवीजन हो तो हल्का फुल्का याद हो जाए। तो देखिए, बिहार के प्रमुख व्यक्तियों के कुछ उपनाम है, ठीक है, उनको अन्य नाम से भी जो संबोधित किया जाता था, उपनाम, जैसे किसी बच्चे का भी किसी घर में नहीं होता है, उपनाम से पुकारा जाता है, तो इनका भी उपनाम उसी तरह था। और इनके व्यक्तित्व के ऊपर, इनके व्यक्तित्व के प्रभाव को देखते हुए इनको उपनाम दिया जाता था। तो देखिए, उपनाम की बात करें तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते थे। लोकनायक क्या बोलते थे? लोकनायक। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता था देश रत्न के नाम से। देश रत्न, यहाँ हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, देश रत्न, देश रत्न, ठीक है, देश रत्न हो गए राजेंद्र प्रसाद हो गए देश रत्न। इसके अलावा इनको अजात शत्रु भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु भी हो गया राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए, श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता था। बिहार विभूति, ठीक है, बिहार विभूति हो गए अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार विभूति, ठीक है, बिहार विभूति हो गए अनुग्रह नारायण सिन्हा। और देखिए, बिहार विभूति के अलावा इनको बड़े साहब के भी नाम से जाना जाता था। क्या? बड़े साहब किनको? अनुग्रह नारायण सिन्हा को। उसके बाद देखिए, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी। क्या? बिहार केसरी हो गया श्री कृष्ण सिंह को। और रामधारी सिंह दिनकर तो राष्ट्र कवि हैं हमारे। क्या है? राष्ट्र कवि हैं। इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता था। राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद देखिए, जगजीवन राम को जाना जाता था बाबूजी के नाम से। क्या? बाबूजी के नाम से हो गया जगजीवन राम। अच्छा, जयप्रकाश नारायण तो आपको पता है कि संपूर्ण क्रांति का जो हुंकार भरे थे वो जयप्रकाश नारायण यहाँ पटना के गांधी मैदान से ही 5 जून 1974 में। कब? 5 जून 1974 में संपूर्ण क्रांति का हुंकार भरे थे जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान से। पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति दिवस कब मनाते हैं? संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है, 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस हो गया। उसके अलावा जयप्रकाश नारायण की बात देखिए, राजनीति से लोकनीति की ओर जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण का संबंध बिहार से ही है। और यहाँ देखिए, राजेंद्र प्रसाद का नाम लिखा है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान के जिला देई गांव में हुआ था और इनकी जो जयंती है वो 3 दिसंबर को मनाई जाती है। और
3 दिसंबर को बिहार में बिहार सरकार के द्वारा मेघा दिवस मनाया जाता है। मेघा दिवस मनाया जाता है तो उसमें मेधावी जो छात्र हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है मेघा दिवस के दिन। तो याद रखिए क्योंकि बिहार सरकार का दिवस है स्पेशली। इसी तरह डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बिहार सरकार की सिफारिश में ही केंद्र ने इसको डॉल्फिन दिवस घोषित किया 5 अक्टूबर को। और ये श्री कृष्ण तो बिहार के श्री हो गए। और देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनकी समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाप्रयाण घाट बोलते हैं। और महाप्रयाण घाट कहाँ है? पटना में ही है। इनकी समाधि स्थल को बोलते हैं। और बहुत सारा फैक्ट है बताने के लिए, तो बहुत कुछ है, एक वीडियो में संभव भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप कंटिन्यू देखिएगा, हल्का हल्का देखिएगा तो बहुत मतलब जल्दी याद होगा। और ये होता है ना कि अच्छे से याद होगा, बहुत ज़्यादा आएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय स्तर पर बिहार में कहाँ 16 से 18 जून तक आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? बात हो रही है आम महोत्सव की, आम का सीजन भी चल रहा है। तो आम महोत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ हुआ है? तो बिहार के ज्ञान भवन में हुआ है। पटना के ज्ञान भवन में, सॉरी पटना के ज्ञान भवन, बिहार की राजधानी पटना और पटना में ज्ञान भवन है। तो ज्ञान भवन में आयोजन हुआ है। तो देखिए ज़्यादा डीप में जाएगा तभी ज्ञान भवन पूछेगा, नहीं तो बिहार में पूछ लेगा कहाँ, तो पटना मतलब होगा। देखिए राजधानी पटना में अवस्थित ज्ञान भवन में 16 से लेके 18 जून 2023 तक राज्य स्तर पर आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हाल फिलहाल में बहुत सारा महोत्सव और समारोह हुआ है बिहार में, उस 2-3-4 फैक्ट लिख के लाए, वो भी देख लीजिए। बिहार की राजधानी पटना जिले के मनेर शरीफ में, कहाँ? मनेर शरीफ में सूफी महोत्सव 2023 पूछ देगा। सूफी महोत्सव 2023 कहाँ? तो पटना में आयोजन किया गया है। उसके बाद देखिए 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक कितना दिवसीय? 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन भोजपुर में किया गया है। बाजरा महोत्सव भोजपुर में किया गया है। उसके बाद देखिए पर्यटन विभाग और कला और संस्कृति विभाग ने 15 से 16 अप्रैल 2023 को बिहार के कहाँ? गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। यही गोपालगंज, यही थावे फेस्टिवल और यही थावे मंदिर के परिसर में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क का निर्माण हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार का पहला पक्षी महोत्सव है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो उद्घाटन किया गया वो हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। ठीक है। महोत्सव का नाम क्या है? पक्षी महोत्सव का कलरव। कहाँ किया गया है? जमुई में, जमुई के नागीनकटी। ठीक है। नागीनकटी याद रखिएगा कहाँ है? जमुई में है। जमुई में आयोजित किया गया है बिहार का पहला पक्षी महोत्सव। जमुई के नागीनकटी पक्षी महोत्सव में आयोजन का पक्षी महोत्सव का नाम क्या था? तो नाम था कलरव। अच्छा यहाँ एक और है, बाजरा महोत्सव की बात हो रही है। तो देखिए हम लोग अगर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो बाजरा जो महोत्सव है, बाजरा महोत्सव अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ देगा, ठीक है, तो बिहार वाला तो हम लोग देखे हैं लोग कि बिहार वाला हो गया है भोजपुर। बाजरा महोत्सव पूछ देगा बिहार में भोजपुर, और बाजरा महोत्सव अगर बिहार में पूछ दिया भोजपुर, अगर पूछ देगा बाजरा महोत्सव राष्ट्रीय लेवल पे तो होगा देहरादून। बाजरा महोत्सव, ठीक है, बाजरा महोत्सव हो जाएगा देहरादून। बाजरा महोत्सव हो जाएगा देहरादून। उसके बाद असम सरकार द्वारा बाजरा मिशन चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? असम सरकार द्वारा। तो बाजरा मिशन, ठीक है, बाजरा मिशन असम, ठीक है, असम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है बाजरा मिशन। उसके बाद देखिए पूछ देगा बाजरा उत्सव पूछ देगा तो गुजरात के गांधीनगर में मनाया गया है बाजरा उत्सव, ठीक है, बाजरा उत्सव गांधीनगर, ठीक है, बाजरा उत्सव हो गया गांधीनगर। देखिए बाजरा उत्सव गांधीनगर, बाजरा मिशन, ठीक है, मिशन हो गया असम में, बाजरा महोत्सव देहरादून में। बिहार के पक्ष में, बिहार के संदर्भ में पूछ देगा तो बिहार के संदर्भ में हो जाएगा कहाँ? भोजपुर में। बिहार के संदर्भ में कहाँ हो जाएगा? बिहार के संदर्भ में हो जाएगा भोजपुर में, ठीक है, बिहार का संदर्भ में भोजपुर। राष्ट्रीय लेवल पे देखें तो बाजरा महोत्सव देहरादून, बाजरा मिशन की बात करें तो असम, और बाजरा उत्सव गांधीनगर में।
और देखिए जो आम महोत्सव का आयोजन हुआ है, ये पेपर कटिंग हम लोग लाए हैं और ये बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा ये ट्विटर पे डाला गया था, तो इसी को हम लोग लाया गया है। इसमें दिया है कि अल्फांसो और हुनर आरा से सजेगा आम महोत्सव, ठीक है। और ये हुस्न आरा जो आम है ना, अपनी खूबसूरती के लिए बहुत फेमस है। इसका कलर जो होता है लाल सुर्ख रंग का होता है, ये यहाँ पे दिया है। वो सब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो थोड़ा बता दिए हैं। और आम महोत्सव जो होगा ना, इसमें पुरस्कार भी दिया जाएगा, आप आम खा के पुरस्कार जीत सकते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस पेपर कटिंग को पढ़ लीजिएगा, हम लोग आगे स्किप करते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा देखिए, जल जीवन सर्वेक्षण 2023, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में मतलब बिहार को बहुत अच्छा स्थान प्रदान हुआ है, इसलिए इस रिपोर्ट को हम लोग लाए हैं। जारी करता है PHED एवं पंचायती राज विभाग, ठीक है। PHED एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया गया है 3 अप्रैल 2023 को, 3 अप्रैल 2023 को। बोल देगा देश भर में पहला स्थान किसको मिला है? समस्तीपुर को मिला है, ठीक है। जल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पहला स्थान समस्तीपुर। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान शेखपुरा। तीसरे की बात करें तो तीसरा स्थान है सुपौल को मिला है। और चौथे स्थान की बात करें तो चौथा स्थान मिला है बांका को। बांका का नाम आया है तो बांका के मंदार पर्वत पे जो मोर अभ्यारण्य है ना, वो डेवलप करने की बात हो रही है। देखिए हर जिले से बहुत कुछ है, हम लोग डेली करंट में हमेशा नया लाते हैं, रिपीटेड कभी कुछ नहीं आएगा। आप लोग डेली देखिएगा, लोग आप लोग 1 महीना देखिए, लोग उसके बाद देखिए आप लोग के पास कितना अच्छा संग्रह हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित 66वीं नेशनल स्कूल गेम 2022-23 में बिहार के अभिषेक कुमार ने 78 किलो वर्ग में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो अभिषेक कुमार की बात करें तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार के संदर्भ में स्वर्ण प्रतियोगिता जीता है 66वीं नेशनल स्कूल गेम, ठीक है। कहाँ हुआ है? दिल्ली में। अब देखिए अभी तक जितना पदक जीता गया वो हम लोग करंट के वीडियो में ला दिए हैं। आगे अगर और पदक आता है तो हम लोग इसको अपडेट कर देंगे, लेकिन फिलहाल इतना देख लीजिए, क्योंकि एक बार में उतना आएगा तो फिर याद नहीं हो पाएगा। तो स्वर्ण वाला और रजत वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिए। एक हो गया अभिषेक कुमार, उसके बाद देखिए रक्षिका राजेश 68 किलो वर्ग में ये भी ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक ही मिला है। उसके बाद राहुल कुमार को मिला है बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक, नाम याद रखिएगा। टोटल अभी कितना स्वर्ण पदक हो गया? 3, एक क्वेश्चन वाला 2 ये। उसके बाद देखिए कांस्य पदक बहुत मिला है, कांस्य पदक वाले का हम केवल नाम लिख दिया है। अभिजीत आनंद, सृष्टि राज, उज्जवल कुमार, शालिनी कुमारी, आदित्य राज, राहुल कुमार और करण कुमार को कांस्य पदक मिला है। और अभी तक एक रजत पदक मिला है, किसको? अंशु कुमार को 71 वर्ग किलो भारोत्तोलन में रजत मिला है। तो 2 हो गया ताइक्वांडो में स्वर्ण और 1 हो गया बॉक्सिंग में स्वर्ण। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में 1 लाख प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक निम्न में से कौन बना है? बात हो रही है यहाँ शेयर मार्केट की। आप शेयर मार्केट मतलब के उसके बारे में हल्का फुल्का जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं कि जो शेयर मार्केट है उस पर बहुत सारी कंपनी लिस्टेड होती है, और बहुत सारी कंपनी लिस्टेड होती है तो हर कंपनी का एक स्पेसिफिक दाम होता है कि इतना प्राइस है इस कंपनी के एक शेयर का, ठीक है। इस कंपनी के एक शेयर का किसका होता है 15 रुपया, किसी का 20 रुपया, इसी तरह मतलब उसके वैल्यू के हिसाब से उसका रेट फिक्स होता है शेयर मार्केट में, ठीक है। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का मतलब पहला कौन ऐसा मतलब शेयर है जो 1 लाख का आंकड़ा छू लिया, मतलब एक शेयर का दाम होगा 1 लाख रुपया, तो वो शेयर है MRF, ठीक है। और ऐसा मतलब ये पहला भारतीय स्टॉक है जो 1 लाख क्रॉस कर लिया। सबसे महंगा MRF का ही है, मतलब जब से हमको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी हो तो इस स्टॉक का दाम 60,000 65,000 के करीब में था, अभी ये 1 लाख क्रॉस कर गया है। तो देखिए ये हम लोग स्क्रीनशॉट लाए हैं एकदम, जहाँ से होता है ना कि शेयर मार्केट से आप बाई और सेल कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग स्क्रीनशॉट लाए हैं। और आज का जो दाम था ये 99,980 रुपया था, और ये 1 लाख क्रॉस कर चुका है। और इसका हाई देखिएगा तो 1,06,50 रुपया हो ही गया है। तो वही यहाँ दिया है 1 लाख प्रति शेयर कौन छू लिया है, तो MRF छू लिया है, इसीलिए करंट बनाया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? मतलब 2023-24 सेशन में हिंदू अध्ययन केंद्र कौन सा मतलब विद्यालय करेगा, तो वो है दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है DU में खुलेगा हिंदू स्टडी सेंटर, देखिए इसके डिस्कशन की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 2023-24 सत्र में सेंट्रल फॉर हिंदू स्टडीज शुरू करने की घोषणा की गई है। यह केंद्र हिंदू सभ्यता के विभिन्न पहलुओं एवं इतिहास का दर्शन और विश्व दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करेगा। उसके बाद देखिए हाल ही में मतलब अब देखिए दिल्ली
मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात आई है तो हाल ही में जो करंट बना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हाल ही में जारी की गई थी राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023, ठीक है, राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023। इसमें ओवरऑल जो श्रेणी है ना, ओवरऑल श्रेणी में आईआईटी मद्रास 1 नंबर पे है, आईआईएससी बेंगलोर 2 नंबर पे है, और 3 नंबर पे बारी आती है किसकी, आईआईटी दिल्ली की। तीसरे स्थान पे कौन है, आईआईटी दिल्ली। उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग संस्था में देख लेंगे तो आईआईटी मद्रास के बाद आईआईटी दिल्ली दूसरे स्थान पे है। ओवरऑल में हो जाएगा तीसरे स्थान पे, इंजीनियरिंग वाले में दूसरे स्थान पे। और ये जो देखिए रिपोर्ट जारी हुआ है हाल फिलहाल में, पूछेगा क्वेश्चन जरूर, एक क्वेश्चन जरूर उठाएगा, ठीक है। अब देखिए बिहार के विश्वविद्यालय की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बिहार का अगर विविध पूछेगा तो स्थापना दिवस पूछ देगा विश्वविद्यालय का। तो देखिए वही हम लोग किए हैं कि पटना विश्वविद्यालय जो पटना में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना ईयर यहाँ पूछ रहा है, तो इसका स्थापना ईयर हो जाएगा 1917। उसके बाद है बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय जो मुजफ्फरपुर में, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका हुआ था 1952 में। कब हुआ था, 1952 में। उसके बाद देखिए मगध विश्वविद्यालय बोधगया जो बोधगया में स्थित है, पूछ रहा है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हुआ था 1962 में। मगध कब हुआ था, 1962 में। उसके बाद देखिए नालंदा खुला विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा समस्तीपुर में स्थित है, उसकी स्थापना हुई थी 1970 में। कब हुई थी, 1970 में। उसके बाद देखिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो दरभंगा में है, ठीक है, दरभंगा में है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, LMNU हो जाएगा, तो इसकी स्थापना ईयर हो जाएगी 1972। और LMNU से तो आप लोग अच्छी तरह परिचित होंगे, क्योंकि जब आप लोग बीएड का फॉर्म वगैरह डाले होंगे तो उसका एग्जाम LMNU ही कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो LMNU का हो जाएगा 72 को। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार में, एकदम जबान पर रख लीजिएगा, नहीं तो आ जाएगा 1-2 क्वेश्चन तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पे पहुंच गया है। तो देखिए पहले था तमिलनाडु, पहले कौन था, तमिलनाडु, प्लेस चेंज हुआ है इसीलिए आया है करंट में। तो इसकी बात करें तो अभी हाल में जो टॉप पे पहुंच गया है वो हो गया है गुजरात, तमिलनाडु को पछाड़ के गुजरात हो गया है 1 नंबर पे। देखिए हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में 1 नंबर राज्य बनकर उभरा है। गुजरात लंबे समय से अग्रणी तमिलनाडु को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया है। पहले तमिलनाडु था, अभी गुजरात है, ठीक है। 31 मई 2023 तक गुजरात की पवन ऊर्जा के कुल स्थापित क्षमता 10,416 मेगावाट थी, जबकि तमिलनाडु की पवन ऊर्जा 10,125 मेगावाट थी, ठीक है। और इसके बाद देखिए पवन ऊर्जा में अग्रणी देश, मतलब पवन ऊर्जा विंड एनर्जी में टॉप देश की बात हो रही है, तो 1 नंबर पे आता है चीन और दूसरे पे आता है UAE। उसके बाद देखिए अक्षय ऊर्जा के प्रकार की बात होती है, तो अक्षय ऊर्जा किसको बोलते हैं, किस एनर्जी को अक्षय एनर्जी बोलते हैं, वो देखिए सौर ऊर्जा को बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा को बोलते हैं, पवन ऊर्जा को बोलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा को बोलते हैं, जल ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा आदि को बोलते हैं। ये सब अक्षय एनर्जी में आता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखिए बिहार में, ठीक है, बिहार में केंद्र सरकार के अधीन कुछ मतलब फैक्ट्रियां हैं, तो उन्हीं का लोकेशन पूछ रहा है कि अधीन सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है, अधीन सार्वजनिक उपक्रम है, तो उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। और एग्जाम में पूछ देता है कि ये फैक्ट्री कहाँ है, ठीक है। तो देखिए हम लोग 4-5 लाए हैं, डेली हम लोग कुछ ना कुछ लाएंगे। आज देखिए आज आया है जो क्वेश्चन में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो यह है बरौनी में। कहाँ है, बरौनी में, ठीक है, बरौनी में है। उसके बाद देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, ये कहाँ है, ये भी बिहार के बरौनी में स्थित है, बरौनी में, ठीक है, बिहार के बरौनी में स्थित है। उसके बाद देखिए भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की बात करें तो ये है मोकामा में। कहाँ है, मोकामा में, ठीक है, ये मोकामा में है। उसके बाद देखिए रेल पहिया कारखाना की बात करें तो यह है छपरा में, ठीक है, छपरा में ट्रेन के पहिया का कारखाना है, छपरा में। उसके बाद देखिए डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना यह है मढ़ौरा में। कहाँ, मढ़ौरा में, मढ़ौरा। और मढ़ौरा कहाँ है, मढ़ौरा छपरा में है, ठीक है, छपरा में है।
मढ़ौरा कहाँ है, छपरा में है। उसके बाद देखिए रेल विद्युत इंजीनियरिंग कारखाना, रेल विद्युत इंजन, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजन का कारखाना है, तो इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ है, माधेपुर में। इलेक्ट्रिक का कारखाना कहाँ है रेलवे का, माधेपुर में, माधेपुर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाला कहाँ है, माधेपुर में। और डीजल वाला कहाँ हो जाएगा, मढ़ौरा छपरा में हो जाएगा। आगे आएंगे इसमें, तो आगे देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में एबीडी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत के किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो एडीबी के द्वारा भारत के किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता किया गया है, तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एडीबी ऋण दे रहा है क्या चीज़ के लिए, बागवानी के बढ़ावा के लिए। देखिए भारत और एशियाई विकास बैंक ने 8 जून 2023 को हिमाचल प्रदेश के राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सिंचाई जो सुविधा है ना, इरिगेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए और बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद देखिए एशियाई मतलब एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। ठीक है, एशिया में जितना देश है ना उसके मतलब राहत कार्य के लिए, सुगमीकरण के लिए इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला है। ठीक है, अच्छा मनीला है, मनीला क्या चीज़ का राजधानी है? ठीक है, मनीला है फिलिस्पीन का राजधानी। क्या चीज़ का? फिलिस्पीन का। ठीक है, फिलिस्पीन का। ठीक है, फिलीपींस का राजधानी है मनीला, याद रखिएगा। राजधानी से कहीं ये क्वेश्चन ड्रॉप कर देगा, दे देगा। देखिए आगे है, किस देश ने हाल में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? ये बहुत ही मतलब हाईलाइट में था। तो ये जो देश है ना, ये है चाइना। इस क्वेश्चन की बात करें तो पहले चीन में 4 भारतीय पत्रकार थे। कितने थे? 4 भारतीय पत्रकार थे। लेकिन इधर हाल फिलहाल में क्या हुआ कि 3 को देश से निकाल दिया था चीन, और 1 पत्रकार, भारतीय पत्रकार बचा था। और हाल कल ही का न्यूज़ है कि इसको भी देश से निकाल दिया कि कोई भी भारतीय पत्रकार हमारे देश में नहीं रहेगा। तो ये चीन के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे, पूछ देगा नो हॉर्निंग डे मतलब उस दिन नो कोई हॉर्न नहीं बजाएगा, नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो वो है मुंबई पुलिस ने। किसने? मुंबई पुलिस ने। यहाँ लिखा है 14 जून 2023 वेडनेसडे अक्रॉस मुंबई, हॉर्न फ्री मुंबई हैशटैग किया है ट्विटर के लिए। तो नो हॉर्निंग डे मुंबई। ठीक है, इसके डिस्कशन में देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण और इसके प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए मुंबई पुलिस की यातायात नियंत्रण शाखा ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। आगे हम लोग आएंगे तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना, विश्व बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो वो शहर है ढाका। ये देख सकते हैं कि शेख हसीना है ढाका मतलब बांग्लादेश की। तो देखिए डिस्कशन में देखेंगे, विश्व बैंक ने बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में 358 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है। क्यों शुरू हुआ है ये सुनिए। यह परियोजना सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और चयनित शहरों, उच्च जोखिम वाले राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने में इसकी मदद मिलेगी। इसीलिए इस सड़क का निर्माण हो रहा है। और ये पेपर का कटिंग है, बांग्लादेश वर्ल्ड बैंक लॉन्च इट्स फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया। ठीक है, और यहाँ दिया है 358 मिलियन USD। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक लॉन्च किया है इट्स फर्स्ट रोड। ठीक है, ये देख लीजिएगा, न्यूज़पेपर कटिंग था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में सेंट्रल बैंक द्वारा, कहाँ? लंदन में सेंट्रल बैंक द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया शक्तिकांत दास को। अगर कल का आप लोग वीडियो हम लोग का लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में हम लोग मतलब 10-12 पेपर का कटिंग लाए थे। पेपर का कटिंग में ये क्वेश्चन भी था। कल हम बोले थे लोग कि इसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट हम लोग आपके सामने बनाकर प्रस्तुत करेंगे, तो वही ऑब्जेक्टिव है। और हम लोग कल पेपर का कटिंग भी किया था कि पूरे पेपर को कवर किए थे हम लोग, कहाँ से? करंट
कलेक्ट करते हैं। तो देखिए शक्तिकांत दास को मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। पता है क्यों मिला है? जब 2019 में कोविड-19 आया था तो ये बहुत मतलब साहसपूर्ण तरीके से और बहुत ही मतलब होशियारी से जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना उसको कंट्रोल किए थे। यहाँ दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दास दूसरे RBI गवर्नर है, मतलब दूसरे नंबर के हैं। पहले कौन है? 2015 में तत्कालीन RBI गवर्नर रघुराम राजन को यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग में चुनौतीपूर्ण समय में दास के लोगों ने भी तारीफ की है। ठीक है, चुनौतीपूर्ण समय में बहुत ही अच्छा काम किए हैं, इसलिए इनका नाम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया? मतलब ईट राइट, खाने के मामले में भोजन की गुणवत्ता को दिया जाता है ईट राइट स्टेशन, और ये फसाई के द्वारा दिया जाता है। फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये मिला है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को, और हमारी टीम के द्वारा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी लगाई गई है। और उसके अलावा जो सर्टिफिकेट मिला है तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ये भारत सरकार का है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ईट राइट स्टेशन सही भोजन बेहतर भोजन, उसके लिए ये सर्टिफिकेट आपके सामने है। इसके डिस्कशन में आप लोग देखेंगे तो इसका डिस्कशन है, पूर्वी सीमांत रेलवे के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्राप्त कराने के लिए फसाई द्वारा ईट राइट रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। और जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है जो पूर्वोत्तर का राज्य है, पूर्वोत्तर के राज्यों में ऐसा मतलब जो किया गया ऐसा होने वाला पहला रेलवे स्टेशन है। देखिए वही लिखा है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन यह प्रमाणन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया। देखिए भारत में बहुत सारे रेलवे स्टेशन को मतलब दिया गया है, और लेकिन पूर्वोत्तर का ये पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और करंट में हम लोग लाए हैं। आगे देखेंगे ग्लोबल विंड डे। क्या? ग्लोबल विंड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जा रहा है? ठीक है, ग्लोबल विंड डे मनाया जा रहा है 15 जून को, प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जा रहा है। देखिए इसमें है ग्लोबल विंड डे मतलब वैश्विक पवन दिवस। क्या? वैश्विक पवन दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यह पवन ऊर्जा की क्षमता का पता लगाने, हमारी ऊर्जा प्रणाली को बदलने और इसकी क्षमता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अब मनाया कब से जाता है? 2007 से। किसके द्वारा? यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो देखिए स्क्वैश विश्व कप 2023। देखिए विश्व कप की बात हो रही है और बात हो रही है स्क्वैश की। 2023 होगा यहाँ 2023, ये मिसप्रिंट हो गया 2030। स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आयोजन होगा चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में इसका आयोजन होगा स्क्वैश विश्व कप 2023। यहाँ वही लिखा है द वर्ल्ड इज कमिंग टू चेन्नई। द वर्ल्ड इज कमिंग टू चेन्नई दिया है। और स्क्वैश वर्ल्ड कप, स्क्वैश पता है क्या होता है? हम लोग टेबल टेनिस तो बोर्ड पे मतलब जो थोड़ा ऊंचा होता है वो देखा जाता है, और टेनिस बोलते हैं तो कोर्ट में खेला जाता है, तो एक साइड एक प्लेयर होता है, एक साइड एक प्लेयर। लेकिन स्क्वैश में होता है एक रूम टाइप आप समझ लीजिए, और उधर दीवार पे मारना होता है। ठीक है, और दीवार पे मारते हैं तो उधर से आता है, तो एक ही साइड दोनों प्लेयर खड़े होते हैं, यही स्क्वैश है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विभाग मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस विश्व कप का चौथा संस्करण है। कितना? चौथा संस्करण भी इंपॉर्टेंट है, और जो उद्घाटन किए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। 13 जून से 17 जून तक चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। यह चैंपियनशिप में भारत, चीन, जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका, मिस्र सहित टोटल 8 देश भाग ले रहे हैं। ठीक है, चेन्नई में आयोजन हो रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया, और चौथा संस्करण है स्क्वैश का। तो इंपॉर्टेंट है, ये सब डाटा याद रखिएगा। और आगे मतलब जो देश टॉप करेगा या मेडल वगैरह जिसको जो दिया जाएगा, हम लोग आने वाले वीडियो में उसको अपडेट करेंगे। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी शुरू की जाएगी? ठीक है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह है राजस्थान में। इसी में जंगल सफारी शुरू किया जाएगा। देखिए
वन विभाग राजस्थान के बूंदी जिले में, कहाँ है, बूंदी जिले में हाल ही में स्थापित रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में वन प्राणी सफारी शुरू करने की तैयारी की। बफर जोन समझते हैं, दो देश के बीच भी बफर जोन होता है। बफर जोन वो हिस्सा होता है जो ना उसका है ना मेरा है, वो बीच का हिस्सा है, ठीक है, उस पर बॉर्डर बना दिया जाता है, वही है बफर जोन। तो जंगल का बफर जोन उसको बोल सकते हैं जिसमें जानवर नहीं रहते हैं, और जानवर नहीं रहते तो उसी में जंगल सफारी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। और ये जानवरों का नाम दिया है, कौन कौन जानवर हैं रामगढ़ बिजधारी में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही इसके डाटा के लिए लिख दिया है। उसके बाद देखिए ये बिहार में है ये सब। तो बिहार में कुछ अभयारण्य है, कुछ पार्क है, तो उसी के बारे में दिया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। बोल रहा है हरियाबारा हिरन पार्क। हरियाबारा हिरन पार्क कहाँ है, तो अररिया में है। कहाँ है, अररिया में है, अररिया में है हरियाबारा हिरन पार्क। बोल देगा गोगाबिल पक्षी अभयारण्य। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य है कटिहार में। कहाँ है, कटिहार में है, कटिहार में है गोगाबिल पक्षी अभयारण्य। परमार डॉल्फिन अभयारण्य, बोल रहा है परमार डॉल्फिन अभयारण्य, तो ये भी है अररिया में। कहाँ है, अररिया में, अररिया में है परमार डॉल्फिन अभयारण्य। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया है पंथ अभयारण्य। पंथ अभयारण्य कहाँ है, नालंदा में, नालंदा में। नालंदा वही जहाँ जंगल सफारी शुरू की गई है, जहाँ ग्लास ब्रिज बना है। उसके बाद है भीम बांध अभयारण्य। भीम बांध अभयारण्य की बात करें तो भीम बांध अभयारण्य है मुंगेर में, ठीक है, भीम बांध अभयारण्य है हमारा मुंगेर में। बहुत सारा है, हम लोग बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है। बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार किस राज्य की 5 इमारतों और उसके कंस्ट्रक्शन को दिया गया है, तो वो इमारत और कंस्ट्रक्शन स्थित है कहाँ, तेलंगाना में, द ग्रीन एप्पल अवार्ड, ठीक है, ये तेलंगाना का मैप है, द ग्रीन एप्पल अवार्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, मतलब उसका डिस्कशन देखिए, शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तेलंगाना के 5 इमारतों संरचनाओं का चयन किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग, तो देखिए देश के पहले जनजातीय खेल महोत्सव, देश के पहले जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो पहला है जनजातीय खेल महोत्सव, इंपॉर्टेंट है, तो इसका आयोजन हुआ है उड़ीसा में, ठीक है, इसका आयोजन हुआ है कहाँ, उड़ीसा में। देखिए फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव कब से, 9 से 12 जून तक। इसका भी जो अपडेट होगा हम लोग आपके पास लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है तो उसी का डिस्कशन है कि देश के पहले जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्था, कौन संस्था के द्वारा किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्था। कहाँ किया जा रहा है, संस्थान भुवनेश्वर में। कहाँ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आगे देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आरोग्य राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आरोग्य राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य जांच का सबसे बड़ा अभियान शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। तो देश के पहले मतलब देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान बच्चों के लिए शुरू हुआ है और ये भारत का पहला राज्य बन गया है, इसीलिए मतलब सुर्खियों में है। तो ये है गुजरात राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा। आगे देखिए, तो हम लोग का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है पटना में, ठीक है, और रेड अलर्ट भी दिया गया है पटना जोन को। और हम लोग अगर फ़ैन वगैरह ऑन करते हैं ना तो माइक में साउंड का दिक्कत हो जाता है, तो आप लोगों को बताना था। और अगर हम लोग का कंटेंट आप लोग देख रहे हैं तो होता है तो 35 जितना मिनट का वीडियो होता है वो तो ठीक है, लेकिन बनाने में इसको बहुत मेहनत लगता है और टीम के द्वारा भी बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। और अगर लगता है कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद और अपना बहुत सारा प्यार दें हमारे चैनल को।